नमस्कार दोस्तों। परिणय कहानी के पिछले भाग में आपने सुना जीतू अनु की माँ को देखने उसके घर अपनी माँ के साथ जाता है। आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं परिणय की आगे की कहानी। माँ बेचारी खिसिया कर चुप हो गई। उसका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर समय पर कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उधर चाय नाश्ते का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने काफी कुछ तैयारी कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसी रहती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अनु की माँ ने अनु से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपए रख दिए। वह एकदम तमतमा गया। बोला, आप मुझे फीस दे रही हैं? मैं घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अनु की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, फीस नहीं है बेटे, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है मेरी। इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद पहली बार घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाहिए तो था कि हम बहन जी का भी कुछ स्वागत सत्कार करते, पर उतनी सामर्थ्य ही कहाँ है। बस हाथ भर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए वे हाँफ गई थी। शगुन के रुपए हैं, ले लो बेटा, मैंने जीतू की जेब में जबरदस्ती वे नोट ठूसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरल हो आई थी। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वह गुमसुम हो आया था। सड़क तक हमें छोड़ने आई अनु ने भी इसे लक्ष्य किया। बोली, जीजाजी प्लीज माँ की बातों का बुरा न मानिएगा। कभी कभी वह बेहद भावुक हो जाती हैं। उनकी तबीयत को देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं। आप भी। नहीं अनु, मैंने किसी बात का बुरा नहीं माना, जीतू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। माँ लोगों की बात का कोई बुरा। अनु तो आश्वस्त होकर घर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते वैसा ही चुप चुप रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। कल को तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी। पर आज अगर रुपए लौटा दिए जाते तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है। पर वह उसी तरह गंभीर बना रहा। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी और मुझे उसके उखड़े मूड का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग, फिर भी मैं धीरे से उठ आई और जीतू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला ही था और वह रोज की तरह बेड लैम्प जलाए पढ़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है रे, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा। पर एक बात मुझे बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुझसे बात नहीं की? की? क्यों नहीं? कम से कम इतना तो साबित हो गया कि वह गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं है। मजाक रहने दे, मुझे ठीक से बता। अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रूखा रहा तो मैं इनसे कल ही कह दूंगी, ऐसी घमंडिन लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुंह लटकाकर बैठा रहा। और इस बार जरा सी बात के लिए तू मन क्यों खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं हैं? ममा, अगर मैं उदास हूं तो सीमा के लिए नहीं, सारी शाम मैं सिर्फ अनु की माँ के लिए सोचता रहा हूं। क्यों? उनकी हालत बहुत खराब है ममा। हार्ट एकदम डैमेज्ड है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस का एक अटैक उन्हें हो ही चुका है, दूसरा किसी भी समय हो सकता है, और वह इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस? पर उनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं है। उम्र से क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो है, डायबिटीज तो है, शुगर का परसेंटेज कितना हाई जा रहा है, उनका चार्ट देखती तुम्हें तो गश आ जाता। कोई जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता, पर ले देकर बस वही एक लड़की है घर में, उससे कोई क्या कहे और कैसे कहे। सच ही तो कह रहा था वह। जया सगाई से 4 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही वह शुरू हो गई, मम्मा लड़की खूब सुंदर है ना? नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। अब जैसी भी है देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं मम्मा,
ऐसा गजब न करना। अपने यहाँ इतने रिश्ते में लौटा चुकी हूँ। सबसे कह रखा है एक ही बहू आएगी घर में, ऐसी वैसी नहीं चलेगी। अब जो यह लड़की सुंदर ना हुई तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मेरी जिठानी तो अभी से कह रही थी, देखें कौन सी अप्सरा आएगी। उनकी भतीजी के लिए मना करके मैंने उन्हें बहुत नाराज कर दिया है ना। यहाँ भी तो वही हाल है, मैंने कहा। लोग बाग अपनी लड़की देखते नहीं हैं और मुंह उठाए चले आते हैं, और मना कर दो तो हमेशा के लिए मुंह फुला लेंगे। जब से बात पक्की हुई है बस यही चर्चा है कि हमने पैसे का मुंह देखकर लड़के की शादी पक्की की है। अब तो बस यही लगता है कि कब शादी हो और कब बहू घर में आए। एक बार उसे देख लेंगे तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। मैंने भी उसे ज्यादा प्रतीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलवा भेजा। सगाई की साड़ी खरीदने का बहाना था ही। वैसे भी मैं अब तक जया के लिए रुकी हुई थी। सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा। रोज रोज कोई इतनी महंगी साड़ी तो खरीदता नहीं है। रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसलिए ले आया हूं। वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो भी पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी का तो बहाना है, दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया। बार बार यह कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहे बुलवा लीजिएगा, वह वापस लौट गए। मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ बाजार नहीं गई। सीमा के साथ अनु आई थी। मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया। सोचा सब बराबर वाले साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। मेरी वजह से बेचारे यूं ही संकोच में पड़ जाएंगे। अनु और जीतू की नोकझोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज करके चली आई हूँ, पर यह मत जानिएगा कि हर बार इसी तरह दीदी के साथ घिसटती चली जाऊंगी। भविष्य में बकायदा निमंत्रण भेजना पड़ेगा, आखिर हमारी भी कोई प्रेस्टीज है। क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी प्रेस्टीज का तो हमें ख्याल सबसे पहले रखना पड़ेगा। हमारी वकील तो आप ही हैं। जीतू ने कृत्रिम गंभीरता से कहा और डायरी निकालते हुए बोला, लाइए जरा अपना पता तो लिखवाइए। मैं तो अनु के आगे कुछ भी नहीं जानता। अनुराधा, अनुपमा या कि पौराणिक अनुसुईया। गलत। लगता है नामों के बारे में आपका ज्ञान बहुत सीमित है श्रीमान जी। मेरा नाम अनुप्रीता है। ओह व्हाट अ लवली नेम। बस, हाय जिया जी, आप कवि न हुए, नहीं तो कहते वाह, जैसी आप है वैसा ही सुंदर आपका नाम है। मुझे दुख है अनु जी कि मैं डॉक्टर हूँ। सच बात कहूँ जो अक्सर कड़वी होती है। कहिए तो। कहना चाह रहा था कि काश आप भी उतनी सुंदर होती जैसा आपका नाम है। हाँ ठीक तो है, अब तो आपकी नज़रों में एक ही व्यक्ति सुंदर रह गया है। कहते हुए उसने होंठ भींच लिए। पलकों के किनारे भीग गए। मैंने जीतू को डांट कर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी। और आपके ताऊजी कह रहे थे कि एक ही साली है पर 10 के बराबर है। हमने तो सिर्फ बानगी पेश की है और आपके छक्के छूट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सभी मजा ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर तो सभी लोग ठठाकर हंस पड़े। अनु भी बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सब लोग घर से विदा हुए। और उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे याद आया कि इस सारे शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। बोलना तो दूर, वह एक बार मुस्कुराई तक नहीं। शर्मीली बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, पर उनके अधमुदे होठों से, नत पलकों से हंसी की किरणें निरंतर फूटती रहती हैं। सीमा शर्मीली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निभाह कैसे हो सकेगा, या उसे भी अपनी तरह मनहूस बनाकर रख देगी। जब से ये शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में घुली जाती हूँ। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक बार मुंह खोलने का प्रयास किया था तो बुरी तरह से डांट खानी पड़ी थी। बोले, तुम तो जीतू को अभी दुधमुहा बच्चा ही समझती हो। वह तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे होटलों में लेकर घूमता है। होटलों में सिर्फ एक बार गया था जी, तभी तो।
एक बार या 100 बार, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने लाडले को समझा दो, यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ की लड़कियां ऐरे गैरों के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और फिर बात वहीं दब गई थी। पर जितनी बार सीमा को देखा, यही लगा कि इस लड़की से मेरा या जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में घर से एक आत्मिक संबंध स्थापित कर लेती, पर यह आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी जया तो भरी हुई थी। साड़ी का डिब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो, पूरे 700 की साड़ी है, पर महारानी ऐसे मुंह बनाती हैं जैसे उनके लिए छींट खरीदी हो। मैंने डिब्बा खोलकर देखा। रानी कलर की बनारसी रेशम जरी की बूटियों से झिलमिल कर रही थी। उसे पसंद नहीं आई। मैंने अधीर होकर पूछा, अरे मुंह खोलकर कुछ कहे तब ना, मूर्ति की तरह एक कोने में बैठी रही। हाथ लगाना तो दूर, एक बार आंख उठाकर तक नहीं देखी। तो वह सिलबिल थी साथ में, तो ठीक रहा, उसी की मदद से चुनाव कर डाला। मेरा मन एकदम बुझ गया। माना कि बड़े घर की लड़की है, बनारसी साड़ी उसके लिए अनोखी चीज नहीं है, पर सगाई की साड़ी के साथ तो एक भावनात्मक संबंध होता है। मुंह से कुछ न कहे कोई, तो आंखों से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। कम से कम जया का मन तो रह जाता। वह तो इतनी आहत होकर लौटी कि बहू की रूप चर्चा उसके सामने व्यर्थ ही है। मुझे यही तो डर लगता है रे, मैंने कहा। अजीब घुन्नी लड़की है, जीतू के साथ पता नहीं कैसे निभेगी। घुन्नी नहीं है मम्मा, घमंडी है। तुम तो अब अपनी चिंता करो, जीतू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी तो खूब घुट रही है। अभी आते आते भी उसने एक चिट्ठी चुपके से पकड़ाई है, मैंने साफ देखा है। जया की बात ने सचमुच चौंका दिया था मुझे। सोचा, ये ठीक ही तो कहते हैं। जीतू यूं ही मेरे सामने नाटक करता होगा, मैं भी तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की, बेचारा जवाब दे भी तो क्या। कुछ भी हो, मन से एक बोझ उतर ही गया। सारी तैयारी करते कराते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालने जा रहे थे। इतने बड़े घर में संबंध होने जा रहा था। पहली बार हम लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरे सिर पर ही थी और कोई मेरा हाथ बटाने नहीं आ रहा था। जीतू का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। जया मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसे सीमा जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। कल जीतू ने चिढ़ा दिया था कि सीमा के आ जाने से दीदी का सौंदर्य तेज थोड़ा फीका पड़ जाएगा। इसी से वह नाराज है। बात हंसी मजाक में ही टल जानी थी, पर जया बहुत बुरा मान गई थी। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना ही व्यर्थ था। सबसे ज्यादा रोष तो मुझे उसके पापा पर आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, न पूछताछ की। मैं बिस्तर पर गई तब वे बड़े मजे से खर्राटे भर रहे थे। इतना ताव आया मुझे, उन्हें झकझोर कर जगाया मैंने और पूछा, सुनो, सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुंचेगा। कोई नहीं जा रहा है, उन्होंने अलसाई स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि वे नहीं आ रहे हैं। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उन्हें फोन पर मना कर दिया है। अरे क्यों? क्योंकि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्यों? रामदास जी को हार्ट अटैक आ गया है। हाय राम, क्यों? क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। क्यों? वह एकदम झल्ला कर उठ बैठे। तुम्हारी इस क्यों का कहीं अंत भी होगा? लड़कियां किसी के साथ क्यों भाग जाती हैं? क्या यह भी मुझे बताना होगा? खिसियाकर चुप हो गई मैं। सच तो पागलों की तरह प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हूँ। कम से कम इनकी मनस्थिति का तो ख्याल किया होता। शाम से अनमने हैं बेचारे, पर मुझे अपनी व्यस्तता के बीच ध्यान ही ना आया। इस कांड की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मन इतना बौखला गया था कि अनचाहे मुंह से निकल गया, अब क्या, मिठाई बांटो? वह गुर्राए। तुम दोनों माँ बेटे तो शुरू से ही मीन मेख निकाल रहे थे ना। अब तुम्हारे मन की हो गई। घर आई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट गई। खूब आनंद मनाओ अब। शोभ उनके हर शब्द से टपक पड़ रहा था।
रामदास जी के घर समधी बनकर जाने का सबसे ज़्यादा चाव उन्हीं को था, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा निराशा भी उन्हें ही झेलनी पड़ी। इसके बाद चुप रहने में ही मैंने अपनी खैरियत समझी। पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार सीमा का रूखा व्यवहार याद आता रहा। उसे हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह तो स्वाभाविक ही था। पर घर के लोग कैसे हैं, क्या उन्हें भी अंदाजा न हुआ होगा? लेकिन लगता है वे लोग सब जान गए थे, तभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने हमें सांस नहीं लेने दी थी। यह तो ईश्वर की कृपा थी, जो समय रहते सारा रहस्य खुल गया। मुझे कमरे में आते हुए उसने दर्पण में देख लिया था। वहीं से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो मम्मा? मैं अभी शेव बनाकर वहीं तो आ रहा था। अरे मैं तो यूं ही चली आई रे। चाय की ट्रे गोल मेज पर रखते हुए मैंने कहा, सोचा साथ साथ चाय भी पी लेंगे और एक बात भी कहनी थी। समथिंग इम्पोर्टेंट? उसने अपना काम जारी रखते हुए पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। वह जो सीमा है ना, वह इस बुरी तरह से चौंका कि रेजर हाथ से फिसल ही गया। गीले तौलिए से गाल को सहलाते हुए वह मेरे सामने आकर बैठ गया और अधीर स्वर में बोला, सीमा का क्या कह रही थी तुम? क्या किया है उसने? वह अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है, मैंने सपाट स्वर में आखिर कह ही डाला। ओह मम्मा, उसने एक दीर्घ उसास छोड़ी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उतनी सी देर में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गया था। क्या सोच गया था? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल मम्मा, मैं एक पागलपन कर बैठा था, उसने खिसियाए स्वर में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, वह उठा और दराज में से एक कागज का पुर्जा निकाल लाया और बोला, लो पढ़ो। पढ़ने को था ही क्या, बस 2 पंक्तियां ही थी। अगर आप शादी से इनकार नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। कब मिली यह चिट्ठी तुझे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसी दिन जब हम लोग साड़ी खरीदने गए थे। तो पगले, मुझे बताया क्यों नहीं? कैसा सर्वनाश हो जाता अभी। एक जिद सी सवार हो गई थी मम्मा। मैं भी जया की तरह सोचने लगा था। लगता था यह लड़की हमें बहुत छोटा करके देखती है। इसके दर्प को तोड़ना होगा, इसे ब्याह कर घर लाना ही है, भले ही दूसरे दिन उसे छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और भी कोई कारण हो सकता है, इस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। और अगर वह सचमुच कुछ खा लेती तो? मैंने कप में चाय डालते हुए पूछा। इसीलिए तो तुमने जब एकाएक उसका नाम लिया तो मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है मम्मा, पढ़ी लिखी होकर भी ये लड़कियां इतनी बुजदिल कैसे होती हैं? अपने मन की बात मुंह खोलकर कहती क्यों नहीं? बस गूंगी गाय की तरह हर किसी खूंटे से चुपचाप बन जाती हैं। अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए ना, मैंने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। हाँ, यह तो मानना पड़ेगा, उसने काफी दिलेरी से काम लिया। पता मालूम हो तो मेरी ओर से बधाई का तार भेज देना। मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वह काफी समझदारी से पेश आई। शादी की रात तक इंतजार नहीं किया, नहीं तो अपनी जिंदगी में भी फिल्म स्टोरी बन जाती। और वह उठकर पुनः आईने के सामने खड़ा हो गया था। मैं उसे गौर से देखती रही, पर साबुन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पढ़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का यह ज्वार जो मुझे मथ रहा है, उसे अछूता ही छोड़ दे। वह वास्तव में उतना ही निर्लिप्त बना रहे जितना कि वह दिख रहा है। सीमा के अपने घर में जो भी कहर बरपा हो, पर इस घर की भी रौनक कुछ दिनों के लिए छिन सी गई थी। बच्चों के पापा का मूड तो उस दिन ऑफ हो ही गया था। मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसमें जरा भी उत्साह नहीं रह गया था। जहां भी जाओ वही प्रश्न, वही कौतूहल, वही शंकाएं खींच सी होने लगती थी। हम सबके बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी इसलिए जानती थी कि वह भीतर ही भीतर हिल गया है। उसके ठहाके बेजान होते जा रहे थे। दीदी के साथ उसकी नोकझोंक में कोई दम नहीं रह गया था। जया के बच्चों के साथ चल रही उसकी छेड़खानी भी मात्र एक दिखावा है। और फिर जया ने एकदम से घर लौटने का फैसला कर लिया।
उसे रोकने में भी कोई तुक नहीं था। भारी मन से मैंने विदा की तैयारियां शुरू कर दी। कैसे उत्साह से आई थी बेचारी, और अब कैसी मनस्थिति में लौट रही है। पर लड़की बहुत समझदार है। बोली, मम्मा हम तो सबको यही बताएंगे कि लड़की के पिता अचानक बीमार हो गए थे, इसी से काम रुक गया है। आप लोग अपने से कुछ नहीं लिखना। उसकी सूझबूझ देखकर दंग रह गई थी मैं। सच, लड़कियों को मायके की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रहता है। कुलियों के सिर पर सामान लदवा कर हमने प्लेटफॉर्म पर पैर दिया ही था कि आवाज आई, नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी, नमस्ते जी। मैंने चौंक कर देखा। यूनिफॉर्म की साड़ी पहने बच्चों के एक झुंड से घिरी हुई अनु खड़ी है। आज जा रही हैं दीदी? उसने पूछा। पर उत्तर की कौन कहे। दोनों भाई बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुंह उठाए थ्री व्हीलर की तरफ चले गए। बेचारी का मुंह इतना सा निकल आया। मुझे दया हो आई। वैसे भी पीछे ही घिसट रही थी मैं। पास जाकर पूछा, कैसी हो अनु, माँ ठीक है? माँ ठीक नहीं है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी हैं, उसने उदास स्वर में कहा। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? रोज रोज छुट्टी कौन देगा आंटी? फिर यह तो जनवरी का महीना है, रोज ही बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है। प्रतियोगिताएं जो चल रही हैं, आज भी महू जा रही हूँ, पर महरी को घर में बिठा कर आई हूँ। ट्रेन ने शायद सिग्नल दे दिया था। प्लेटफॉर्म पर गहमा गहमी एकदम से बढ़ गई थी। उसी शोर शराबे में अनु की आवाज भी खो गई, और अनु भी। जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ को चीरती चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, अनु से बात क्यों नहीं की तूने? उस बेचारी का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो मम्मा, सजा तो सभी को भुगतनी पड़ती है। उसके स्वर से चौंक कर मैंने देखा, व्यथा से या रोष से उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा था। लड़का भीतर ही भीतर हिल गया था, और फिर एक बार रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। खबर फैलते देर ही कितनी लगती है। फिर शुरू हो गई बरसात फोटो और जन्म कुंडलियों की। सुबह शाम दरवाजे पर परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़ जुटने लगी। बढ़ चढ़कर दहेज के आकर्षक प्रस्ताव सामने आने लगे। एक समय था जब इन सारी बातों से मुझे बड़ी खुशी होती थी। लड़के की माँ होने का गौरव जैसे मन में समाता नहीं था, पर अब तो जैसे कोफ्त सी होने लगी है। लगता है जैसे मेरा लड़का नीलाम पर चढ़ रहा है, जिसकी बोली सबसे ऊंची लगेगी उसी को मिलेगा। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं हैं, हमें कुछ संभलने का मौका तो दीजिए, पर लोग इसे भी वर पक्ष की एक अदा ही समझते। फिर से मनुहार शुरू हो जाती। हम लोग तो जैसे तैसे मान भी गए थे, पर जीतू को लड़की दिखाने ले जाना एक टेढ़ी खीर थी। जनता के पास इस समस्या का भी हल था। लोग किसी न किसी बहाने लड़कियों को लेकर घर आने लगे। बाजार में, मंदिर में या सिनेमा हॉल में योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों का प्रदर्शन होने लगा। जीतू तो एकदम बौखला गया। बोला, मम्मा तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जिस दिन कोई लड़की मन की मिल जाएगी, मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, बस। अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिल जाती हैं, पर उससे उलझे कौन? गोमती भाभी के चाचा जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए थे। अच्छा खानदान था, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर थी और डॉक्टर भी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी भी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहेंगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी में ही उसे बहुत रुचि है। जितेंद्र जी चाहेंगे तो घर पर ही छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल लेगी। वैसे उसका कोई आग्रह नहीं है, आप लोग जैसा चाहेंगे। मैंने भी सोचा, ठीक तो है। कल को जीतू की प्रैक्टिस अच्छी चल निकली तो डॉक्टर पत्नी वरदान ही सिद्ध होगी। हुनर तो तिजोरी में रखे धन की तरह होता है, जब चाहा काम में ले लिया। उन दिनों वह यशवंत राय अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। तय हुआ उसे वहीं चलकर देखा जाए। जीतू से तो साफ साफ कहना व्यर्थ ही था। मैंने बहाना बनाया, छठी मंजिल पर अमुक चाची बीमार पड़ी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तू साथ चलेगा तो थोड़ी लिफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। वह मना नहीं कर सकेगा, यह मैं जानती थी।
अस्पताल के विशाल पोर्ट में स्कूटर टिकाया ही था कि देखा सीढ़ियों पर एक परिचित आकृति हथेलियों में चेहरा छिपाए सिसक रही है। अनु, क्या हुआ? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर हमारी ओर देखा और पास चली आई। बोली, जीजाजी, माँ बहुत बीमार हैं। उस दिन स्टेशन पर जीजाजी कहते हुए उसकी जबान लड़खड़ा गई थी, पर आज उसे इसका होश नहीं रहा था। उसकी माँ सचमुच बीमार थी। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, परसों से यहाँ ले आए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी आंख नहीं खोली है। कौन से नंबर में है? चलो देखते हैं। यहीं इंटेंसिव में है, पर वहाँ किसी को भीतर जाने थोड़े ही दे रहे हैं। ताई जी, भाई साहब, मामा जी सब बाहर की बेंचों पर बैठे हुए हैं। मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता, रुलाई सी छूटने लगती है। जीजा जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो जाने देंगे ना? उसने अधीरता से पूछा। मामा जी आए हैं? जीतू ने पूछा। हाँ, कल शाम ही आए हैं, उन्हें तार दे दिया था ना। अच्छा अनु, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर परिहार को लेकर अभी आ रहा हूँ, जीतू ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। एक बार हम लोगों की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए अनु भारी कदमों से भीतर चली गई। उसके जाते ही जीतू मेरे सामने तन कर खड़ा हो गया और पास से गुजरती बेतहाशा भीड़ को अनदेखा करके बोला, ममा, क्या तुम इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकोगी? मैं हतप्रभ होकर उसे देखती ही रह गई। यह मत सोचना ममा कि मैं भावावेश में आकर इतनी बड़ी बात कह बैठा हूँ। पिछले कई दिनों से यह बात मेरे मन में घुमड़ रही है, पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पर अब तो सोच विचार के लिए समय ही नहीं रहा। बोलो ना ममा, प्लीज। पर बेटे, ये बातें हड़बड़ी में तय नहीं की जाती। मैंने कहना चाहा तो वह फौरन मेरी बात काट कर बोला, कहा ना मैंने, अब सोच विचार के लिए समय नहीं रहा। मुझे मालूम है अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए तुम्हारे मन में ढेर सारे अरमान हैं, पर मम्मा, भीतर जो दम तोड़ रही है वह भी एक माँ है। उसने भी अपनी इकलौती बेटी के लिए कई सपने सजोए हैं। उन सपनों के लिए वह जिंदगी भर अपनों से, परिस्थितियों से लोहा लेती रही। अब तो शायद वह कुछ भी कहने सुनने से परे चली गई है, पर अगर एक क्षण को भी उनकी चेतना लौट आए तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। पर ममा, इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए, दोगी ना? उसकी बात पूरी ना हो पाई थी कि अनु बदहवास सी दौड़ती आई और बोली, जीजा जी जल्दी चलिए ना प्लीज, माँ को देखिए, वे लोग क्या कर रहे हैं। पल भर को हम दोनों जैसे काठ हो गए। मैंने किसी तरह अपने को समेटा और कहा, जीतू, तुम अंदर जाकर देखो, अनु की चिंता मत करो, वह मेरे पास है, हमेशा रहेगी। और सुबकती हुई अनु को मैंने अपने अंक में भर लिया था। ये कहानी बस इतनी सी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।